पे खड़ा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारीकरण है ना, जो सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें कंपनियां बिक रही हैं, निजीकरण की तरफ देश जा रहा है, तो इस समय हमें मिलके ये नहीं देखना है कि कौन SC है, कौन ST है, कौन जनरल है, कौन OBC है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन बौद्ध है। सबको एकजुट होकर मिडिल क्लास, गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप निजीकरण कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है शिक्षा और चिकित्सा, इसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो नीट है, नीट में रिजर्वेशन लाएं, और जितने भी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपका जुडिशरी हो, हर जगह हमारी भागीदारी को सुनिश्चित किया। यादव जी, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बातें बताएं, यादव जी सबसे ज़्यादा जो ये ब्राह्मणवाद की बात करें, मनुवाद की बात करें, बैकवर्ड के युवाओं पे ज़्यादा अटैक कर रही है। जैसे अभी आपने बताया कांवड़ सेवा की बात बताई, मंदिर की बात बताई, तो आप उन युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको क्या संदेश? सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, कुछ तो पिछली सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी ने शिक्षा नीति को इतना कमजोर कर दिया है। आज की डेट में जो भी पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई का एडवांसमेंट ना करके 50% से जो ज़्यादा कोर्स है उनको ऑनलाइन या वोकेशनल कोर्स कर दिया गया है। प्रैक्टिकल हर जगह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लिखित परीक्षा या लिखित सब्जेक्ट के बजाय। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो प्रयोगात्मक सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, इनको कम करते जा रहे हैं, लैब्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। AICTE ने जो टेक्निकल बॉडी है, और NAAC जो इन सब बॉडीज को गवर्न करती है, NBA ये भी इन बॉडीज को गवर्न करती है, और UGC, इन सबको मर्ज करके एक अलग आयोग बना रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जब एक तो आप समझ लीजिए, एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गया, एक हार्ट का डॉक्टर है साहब, एक सर्जरी का डॉक्टर है, एक आंखों का डॉक्टर है, और एक हो गया जनरल फिजिशियन। तो जनरल फिजिशियन किसी बीमारी को अच्छे से पकड़ जा पाएगा या स्पेशलिस्ट? तो पहले जो बॉडीज अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी, मेडिकल के लिए अलग, लोअर एजुकेशन के लिए अलग, हायर एजुकेशन के लिए अलग, वो बॉडीज अगर ज़्यादा बेहतरी से काम कर पाएंगे, या अब इनको एक जनरल बॉडी बना रहे हैं, एक हायर एजुकेशन अलग बना रहे हैं, और एक लोअर एजुकेशन जो मिडिल स्कूल को देखेगा 12th तक का, उसको अलग बना रहे हैं, और शिक्षा के सारे मायने ही बदल दे रहे हैं। जो नई शिक्षा पद्धति आई है, ये देश की व्यवस्था को और कमजोर कर देगी। जो मनुवाद है, जो एक वर्ग विशेष का आधिपत्य है, ये लोग यही चाह रहे हैं कि जो आने वाला युवा है ये शिक्षा के महत्व से वंचित रह जाए, उच्च शिक्षा से वंचित रह जाए। जो विदेश में जो शिक्षा हो रही है उसका लेवल देखिए, और जो हमारे यहाँ शिक्षा हो रही है उसका लेवल देखिए। देश का दुर्भाग्य है, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में एक भी यूनिवर्सिटी हमारी देश की नहीं। IIT, जिसको हम देश का सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, IIT बॉम्बे पूरे विश्व में 254वीं रैंक पे है। तो आप शिक्षा का स्तर समझ लीजिए कि हम कहाँ हैं। तो हमें इस दिशा में काम करना होगा, और मेरी तो युवाओं से ये अपील है कि ये फालतू की चीज़ों में ना पड़े। जाति, धर्म और जो ये सब बीजेपी द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों में ना पड़े, शिक्षा के महत्व को समझें। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप और आपका समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। यादव जी, ये भारत के नेता जितने सब आते हैं चुनाव में, जब कहते हैं ये बात क्यों कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, संविधान का राज क्यों नहीं कहते? देखिए, ऐसा है, अगर संविधान का राज्य आ गया, जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया, लोहिया जी ने आंदोलन किया, चौधरी चरण सिंह जी ने आंदोलन किया, माननीय काशीराम जी ने आंदोलन किया, नेताजी मुलायम सिंह जी ने आंदोलन किया, तो अगर संविधान का राज्य आ गया तो जो एक वर्ग विशेष की मोनोपोली है, ये मोनोपोली खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनकी इस देश में जो भागीदारी है, जनसंख्या है, वो मात्र 4 से 5% है, और जो बहुजनों की, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी हो, इनकी भागीदारी इस देश में जनसंख्या 85% से ज्यादा है। तो इसी वजह से ये लोग देश को धर्म में, जाति में और वर्ग में बांट के रखना चाहते हैं। आपने भी वो कहावत सुनी होगी कि अगर
मुट्ठी बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है, और एक एक उंगली हाथ अलग है तो उसको तोड़ना बहुत आसान है। एकता की शक्ति को हमारे बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, और जितनी जल्दी समझ लेगा उतना अच्छा है, नहीं तो फिर गुलामी के लिए तैयार रहिए। जो 400 साल पहले 500 साल पहले मनवादी व्यवस्था थी, जिसमें दलित की परछाई से भी जो है वर्ग विशेष अपवित्र हो जाता था। साउथ में कई जगह ऐसी है जहाँ पे स्त्रियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, अगर आप तन ढक रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था। तो उसी टाइप की व्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी, उसी के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए। अब ये आपको तय करना है कि आपको आधुनिक भारत में जाना है, देश के साथ कदम से कदम मिलाना है, दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति बनना है, 21वीं सदी 22वीं सदी की तरफ जाना है या 10वीं सदी की तरफ जाना है, ये आप तय कीजिए। ये हमारे देश के युवाओं को तय करना पड़ेगा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। मैं अखिलेश भैया को बहुत पसंद करता था। मुझे लगा था कि अखिलेश भैया कुर्सी धुलने के बाद, गोमूत्र से धुलने के बाद कुछ उनके अंदर बदलाव आ गया होगा, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने पहले अयोध्या में मैंने उनको सुना कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य में शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, और ये एहसास योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश भैया को कराया। लेकिन फिर भी वही कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। ये क्यों नहीं कहते हम संविधान का राज्य लाएंगे? क्योंकि अखिलेश भी बाद में उन्होंने माना ना सर, अखिलेश जी ने माना कि हम भी शूद्र हैं, यादव भी शुद्ध जाति में आते हैं। ऐसा है, जो पिछली सरकार थी माननीय अखिलेश जी की, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितना विकास किया उतना विकास, ये रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आता है वो बहन जी का नंबर आता है। ये दोनों ही लोग ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा विकास को महत्व दिया, जाति और धर्म से ऊपर उठकर। लेकिन उसका असर क्या हुआ? बहन जी को भी लोगों ने नकार दिया और अखिलेश जी को भी लोगों ने नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि देश में विकास को, ठीक है, शिक्षा को, अच्छाई को पनपाना बहुत मुश्किल काम है, और किसी भी देश में, किसी भी समाज में नफरत को और आपसी भेदभाव को पनपाना बहुत आसान है। तो ये अखिलेश जी की भी मुझे लगता है मजबूरी है। अगर वो कहेंगे कि साहब हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है 5% जनता ही वोट दे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है अगर अखिलेश जी की सरकार आएगी तो वो उसी विकास की रफ्तार पे चलेंगे जो विकास उन्होंने 2017 में छोड़ा था। मुझे लगता है उससे ज्यादा विकास करेंगे, और मैं तो कहता हूं अगर बहन जी की भी सरकार आती है तो वो भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों लोगों का जो विजन है वो देश के लिए विजन है और देश की जनता के लिए विजन है, प्रदेश की जनता के लिए विजन है। दोनों लोगों की जो विचारधारा है वो गरीब, शोषित, वंचित, किसान और मजदूरों की विचारधारा है। और लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वो वर्ग विशेष, जो चाहे आरएसएस आप कह लो, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन कहीं भी सत्ता में आए। तो इस चीज को हम बहुजनों को समझना पड़ेगा, और हम लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी हम देश की तरक्की में हिस्सेदारी पा लेंगे। धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.